जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विविध की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में। आज दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं विविध सेक्शन के अंतर्गत भारत में प्रथम महिलाओं के बारे में। विविध में दोस्तों चैप्टर नंबर जो 1 है, यदि आप जाकर के देखेंगे लूसेंट विविध में, तो वहाँ पर है चैप्टर नंबर 1 में भारत में प्रथम महिलाओं के बारे में। तो दोस्तों वास्तव में यदि हम बात करें प्रथम महिलाओं को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ना केवल प्रथम महिलाएं बल्कि विविध पूरा का पूरा सेक्शन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन बात जब महिलाओं की आ रही है दोस्तों, तो यहाँ पर आप साइड में एक इमेज भी देख पा रहे हैं, जिसमें यदि हम बात करें, चाहे हमारे देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति हो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, या प्रथम प्रधानमंत्री की बात करें, या पहली IAS की बात करें दोस्तों अन्ना जॉर्ज जी की, तो यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये वे महिलाएं हैं दोस्तों जिन्होंने उस रूढ़िवादी सोच या उस समाज या एक ऐसे यदि हम बात करें कि उस दौरान जब महिलाओं को दोस्तों यदि हम देखें, यदि आप ऐतिहासिक परिदृश्य उठा करके देखते हैं, तो महिलाओं को सामान्यतः बहुत सारे ऐसे पद या ऐसे क्षेत्र थे, चाहे वे आपके प्रशासनिक पद हों या ना हो, चाहे वे राजनीतिक पद हों या चाहे जैसे भी पद हो दोस्तों, महिलाओं का सामान्यतः जो एक बेड़ियों में जकड़ी हुई थी, चाहे वे हमारे महिलाओं की बात करें या पुत्रियों की, बेटियों की बात करें, तो एक ऐसे समय में दोस्तों इन्होंने एक उच्च पदों पर जब ये पहुंची धीरे धीरे करके, तो इन्होंने कहीं ना कहीं दोस्तों आगामी या भावी पीढ़ी के लिए, उन बच्चियों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया। जैसे यदि हम बात करते हैं दोस्तों सेना की, यदि हम बात करते हैं, तो सामान्यतः एक धारणा बनी हुई थी कि सेना में पुरुष वर्चस्व, अर्थात केवल और केवल पुरुष या बालक ही जाएंगे। लेकिन यदि हम आधुनिक दौर पर देख रहे हैं दोस्तों, तो चाहे वे हमारी जल सेना हो, थल सेना हो, ठीक है, सभी प्रकार की सेनाओं में आप पाएंगे कि महिलाएं वहाँ पर हैं। तो हम उन्हीं भारत में ऐसे ही कुछ प्रथम और महत्वपूर्ण जो महिलाएं हुई हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और ना केवल दोस्तों हम उतना ही अध्ययन करने वाले हैं जितना लूसेंट में लिखा हुआ है, बल्कि दोस्तों इससे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी उनके बारे में होगा, यदि बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ समझने वाली बातें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिनका जानना आवश्यक है, या कुछ ऐसे तथ्य हैं जो एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो उन्हें भी हम जानेंगे यहाँ पर। ठीक है, आप एक नोट्स जो है प्रॉपर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से बनाते चले जाइएगा। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यदि बात की जाए, तो आप देख पा रहे हैं सबसे पहले यहाँ पर क्या है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। यदि बात करें हम भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति के बारे में दोस्तों, तो कौन है, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अब प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी को याद रखना बहुत आसान है। कैसे? सबसे पहले तो दोस्तों उनका नाम हम याद रख लेते हैं। कैसे आसान है? तो भाई प्रतिभावान लड़की थी, प्रतिभा उनमें बहुत थी, तो क्या हुआ, वो भारत के सर्वोच्च पद, ठीक है, राष्ट्रपति के पद तक वो पहुंची। तो एक ये याद रखने का तरीका बहुत आसान हो गया। और दूसरी चीज़ दोस्तों यदि हम बात करते हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी की, तो बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर क्या, उनका यदि हम बात करें जन्म कब हुआ, ठीक है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं यहाँ पर, जो एक और तथ्य है कि उनका जन्म कब हुआ है। दूसरी चीज़ दोस्तों राष्ट्रपति बनी है। अब देखिए यदि जन्म की हम बात करते हैं, ठीक है, तो जन्म कब हुआ है, 19 दिसंबर 1934 को, ठीक है, और कहाँ हुआ है, तो महाराष्ट्र के जलगांव में। एक ये फैक्ट हो गया आपका। अब इसके बाद यदि हम बात करते हैं कि वो राष्ट्रपति बनी हुई हैं, तो कैसे, तो एक तो डाटा है दोस्तों कि वो प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं, और दूसरी बात ये है कि वो राष्ट्रपति के क्रम में कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो वो हैं 12वें नंबर की, ठीक है, कौन से नंबर की, 12th नंबर की, वो क्या है, प्रेसिडेंट हैं, 12वें नंबर की। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं उनके कार्यकाल को लेकर के, तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर कार्यकाल याद रखना। और यदि हम हालिया बात करें, अभी हालिया नज़र से अगर देखें वर्तमान में क्या चल रहा है, तो वर्तमान में भी राष्ट्रपति चुनाव की चर्चा चल रही है, ठीक है, तो आप देखेंगे तो 25 जुलाई की बात चल रही है। लगभग इसी समय पर आप पाएंगे दोस्तों राष्ट्रपति जी चेंज हो जाएंगे अपने। अब देखते हैं कौन बनते हैं, ठीक है, तो 25/7/2007 से लेकर के 2012 तक इन्होंने कार्यकाल संभाला। बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर याद रखने का एक और तरीका हमें मिल गया। कैसे? 2012 में लास्ट में 12 आ रहा है, तो ये 12वें नंबर की हैं, और 2012 तक ही इनका क्या था, कार्यकाल था। तो 2007 से 2012, 25/7, और फिर क्या है दोस्तों 2007 से 2012, और पहली महिला राष्ट्रपति, 12वें नंबर की राष्ट्रपति। इसके बाद दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकी जो पार्टी की यदि बात करें हम कि ये किस पार्टी से संबंधित थी, इनके दल, जो दल है वो कौन सा था, तो वो था दोस्तों INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से थी दोस्तों ये। फिर इसके बाद दोस्तों अगली जो बात आ रही है वो ये है कि भाई इन्होंने राष्ट्रपति जब पद प्राप्त किया, तो साथ में यदि बात करें दोस्तों, तो किसे हरा करके इन्होंने प्राप्त किया था, यानी कि विपक्ष में कौन था, ठीक है, तो विपक्ष में था दोस्तों इनके कौन खड़े हुए थे, तो वो थे भैरव सिंह शेखावत जी। और भैरव सिंह शेखावत जी के विषय में यदि हम बात करें, तो वो राजस्थान के CM रह चुके हैं, और उनकी पार्टी है दोस्तों BJP। वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, BJP, भाजपा, भारतीय जनता पार्टी। तो ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पर कवर हुई। इसके बाद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी की यदि हम बात करें,
तो इनके बारे में हमें एक और महत्वपूर्ण बात जो है दोस्तों, इनकी पुस्तक के बारे में हमें ध्यान रखना होगा। पुस्तक इनकी क्या है? राइज इंडिया, भारत जगाओ। अब देखिए बात को समझिए, ये भी याद रखना आसान है। अरे भाई, जो महिला या जो वो प्रतिभावान महिला जो उस पद तक पहुंची, सर्वोच्च पद तक पहुंची, ठीक है, राष्ट्रपति के पद पर जो पहुंची हुई हैं, निश्चित सी बात है उन्होंने क्या किया हुआ है? भारत को जगाने का काम किया हुआ है। और भारत में किसे जगाने का? उन लड़कियों के लिए जो कहीं ना कहीं ऐसा सोचती हैं। आज भी दोस्तों ये बात अटल सत्य है, आज भी वर्तमान में भी हम इस बात को देख रहे हैं कि ठीक है हमारी बेटियां, ठीक है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं लाई जा रही हैं उनके पढ़ने या इत्यादि चीज़ों के लिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे कारण हैं कि वो बाहर नहीं निकल पा रही। कई ऐसी हैं जो उन बेड़ियों में जकड़ी हुई हैं, तो उन बेड़ियों को तोड़ने का काम इन्होंने किया था। तो इन्होंने एक पुस्तक भी जो लाई, वो क्या कि भाई भारत को जगाओ, ऐसे हमने ये याद रख लिया, ठीक है। मैं फिर से यहाँ पर रिपीट करना चाहूँगा, और मैं बार बार अपनी वीडियोज़ में रिपीट करता हूँ क्या कि मेरा किसी भी पार्टी, किसी भी व्यक्ति विशेष को लेकर के कोई टिप्पणी करने का कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको दोस्तों याद कराने के लिए ही क्या करता हूँ, लिंक करता हूँ यहाँ वहाँ से, ठीक है। तो फिर से आते हैं हम दोस्तों कहाँ पर? राइज इंडिया। तो आपका ये कंप्लीट होता है पुस्तक का नाम। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इनके विषय में। देखिए 2 तथ्य और हैं। महत्वपूर्ण बात यह है जो आपसे साझा करनी है, वो ये है भाई कि आप ये ना समझें कि इतना सारा डाटा क्यों पढ़ना पड़ रहा है। नहीं, आपको कुछ बेसिक बातें जाननी बहुत आवश्यक है। जैसे क्या? अब अगर हमारे प्रतिभा पाटिल जी की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी की, तो अब चूंकि वो पहली महिला राष्ट्रपति हैं, ठीक है, बहुत ही सर्वोच्च पद तक पहुंची हैं वो, तो अगर उनका हम बात करें तो उनका कार्यकाल आपको याद रखना बहुत जरूरी हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बात की जाए कि किसे हरा करके वो पहुंची थी, तो ये हमेशा याद रखना आवश्यक नहीं है कि आप सारे ही राष्ट्रपतियों के विपक्ष में कौन था उसे याद रखें, ये महत्वपूर्ण नहीं है। वर्तमान में जो है उनके बारे में जानना जरूरी, लेकिन चूंकि ये एकमात्र थी तो हमने कहा भाई इसे भी रखें आप साथ में। फिर इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान में 17वें नंबर की राज्यपाल रह चुकी हैं। ये हो गया एक आपका एक डाटा। 2004 से लेकर 2007 तक में ये क्या थी? तो राजस्थान की राज्यपाल थी। फिर 7 से लेकर 12 तक में कौन थी दोस्तों? ये हमारे यहाँ की राष्ट्रपति, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं तो दोस्तों राज्यसभा की उपसभापति भी रह चुकी हैं, ठीक है, 9वें नंबर की, 86 से लेकर के 88। अब इनके बारे में इतना पर्याप्त है। तो इतना यदि आपने नोट रख लिया तो आपका ये मान करके चलिए कि आपका काम लगभग बन गया। इसके बाद दोस्तों एक अतिरिक्त डाटा और है। बात है दोस्तों 2019 की। 2019 में इनको मैक्सिको का सर्वोच्च सम्मान, ठीक है, कौन सा सम्मान है? आर्डेन मैक्सिकाना डेल एग्बेला एजेटेका, ठीक है। इतना सारा आप देखिए, ये याद रखना जरूरी नहीं है, ठीक है। याद रखने में भी तकलीफ होती है, दिक्कत होती है भाई, कितना सारा हम याद रखें। तो आपको बस इतना याद रखना है कि मैक्सिको का सर्वोच्च सम्मान, और मैक्सिको के सर्वोच्च सम्मान में मैक्सिका लिखा मिल जाएगा आपको। तो इनको ये सम्मान प्राप्त हुआ, ठीक है, ये पुरस्कार इन्हें दिया गया, और ऐसा पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये दूसरी राष्ट्रपति हैं, ठीक है, 2nd नंबर के प्रेसिडेंट हैं ये। ऐसे पहले कौन थे? तो ऐसा पहले कौन थे? तो दोस्तों राधा कृष्णन जी पहले थे। तो अब आपका यहाँ पर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को लेकर के आपका डाटा पूरा यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं, आप देखेंगे इमेज में 2nd नंबर पर कौन है? तो 2nd नंबर पर हमारा एक क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। अब भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री की दोस्तों हम बात करते हैं तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन? इंदिरा गांधी जी। अब इंदिरा गांधी जी के विषय में यदि बात करें दोस्तों हम, तो इनके विषय में आपको बहुत विशेष यहाँ पर बहुत सारी जानकारी कलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है उसको समझिएगा। वो जानकारी क्यों यहाँ नहीं प्रोवाइड कराई जा रही है? क्योंकि इनका आप लगभग हर जगह पर पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे? अब प्रधानमंत्री जी जो होते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री का आप पाएंगे कि उनके जितनी भी योजनाएं होंगी, कुछ संविधान संशोधन है, या इतिहास में भी आप आधुनिक भारत के इतिहास के दौरान यदि आप देखेंगे तब भी इमरजेंसी या बाकी चीज़ें जो हैं, इन सभी जगह पर आपका इनका अध्ययन होगा। यह एक प्रमुख कारण है कि इनके विषय में कुछ बेसिक जानकारियाँ बस आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही हैं। जैसे यदि बात की जाए दोस्तों इंदिरा गांधी जी की, तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ? इनका जन्म हुआ था दोस्तों प्रयागराज में, ठीक है, प्रयागराज, आधुनिक प्रयागराज, तत्कालीन इलाहाबाद में। 19 नवंबर 1917 की वो बात है दोस्तों जब इनका जन्म हुआ, 19 नवंबर 1917, आप नोट कर लीजिएगा। फिर दूसरी बात आती है दोस्तों, इनके पिताजी का नाम क्या है? तो इनके पिताजी का नाम है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। माताराम का नाम क्या है इनकी? तो इनकी माता जी हैं कमला नेहरू, ठीक है, क्लियर है, ठीक। तो कमला नेहरू आप याद रखिए, जवाहरलाल नेहरू आप याद रखिए। फिर इसके बाद बात की जाए दोस्तों इनके पति का नाम, तो वो है फिरोज गांधी। बच्चों का नाम यदि बात करें दोस्तों तो राजीव गांधी, संजय गांधी। हालांकि एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि माता राम का नाम हो या पिताजी का नाम हो या बच्चों का नाम हो या पति का नाम हो, ये एक पूरा स्ट्रक्चर आपको, यानी कि कांग्रेस को लेकर के, कांग्रेस पार्टी का और ऐसे ही बीजेपी का, जब है ना एक सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, तो वहाँ पर जो जुड़े रह गए हैं, ठीक है, उनके पिताजी हो या उनकी माताजी हो या उनके पति हो, बच्चे हो, ऐसे करके एक डाटा आपको दोस्तों प्रोवाइड कराया जाएगा स्टार्टिंग से। तो यहाँ पर आपका जो है ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों
इनके विषय में एक और बहुत महत्वपूर्ण वो ये है कि लाल बहादुर शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बने तो ये समय है दोस्तों जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी यानी कि कौन, इंदिरा गांधी जी के पिताजी, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब क्या होते हैं प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए जब इनकी क्या होती है मृत्यु हो जाती है दोस्तों, तो उसके बाद कौन आता है पद पर, तो वो आते हैं शास्त्री जी। और शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री थे दोस्तों तो उस समय पर इंदिरा गांधी जी को क्या प्रोवाइड कराया गया था, कौन सा पद दिया गया था, तो वो था सूचना और प्रसारण मंत्री। उस समय पर ये कौन थी, सूचना और प्रसारण मंत्री थी। तो ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है कि इंदिरा गांधी जी की यदि हम बात करें तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रधानमंत्रित्व काल में कौन से पद पर थी, तो ये कौन से पद पर थी दोस्तों, ये थी सूचना और प्रसारण मंत्री। तो यहाँ पर आपका ये सारा कंप्लीट होता है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है 31 अक्टूबर 1984। 31 अक्टूबर वो तिथि है, ठीक है, जब क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो गई। तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है, 31 अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। तो हमारा बेसिकली 2 अभी कंप्लीट हुआ है। पहला क्या कंप्लीट हो चुका है कि भाई भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, और दूसरा क्या है, तो भारत की प्रथम महिला यदि हम बात करें प्रधानमंत्री तो कौन, इंदिरा गांधी। फिर इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, इतना आपके लिए पर्याप्त है। फिर अगला आप देखेंगे तो अगला कौन सा है, अगला है भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। तो भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष की यदि बात करें दोस्तों तो कौन है, मीरा कुमार जी हैं। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है, तो देखिए मीरा कुमार जी की यदि हम बात करते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है कि इनका सबसे पहले तो यही चीज़ इंपॉर्टेंट है जो हम याद रखें कि कौन है ये। इमेज में आप देख पा रहे हैं, नोट्स भी बनाते चलिएगा कि ये हैं भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। और भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष होने के नाते अब पहली है जो उस पद तक पहुंची, ठीक है। तो यहाँ आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो होगी वो ये याद रखना होगा भाई कि कब पहुंची, तो 3 जून 2009 को, ठीक है। और अब उसके पहले हम कुछ और बातें कर लेते हैं। जैसे महत्वपूर्ण चीज़ दोस्तों, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था पटना में। और कब हुआ था, तो 31 मार्च 1945 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि ये लोकसभा की, ठीक है, अच्छी बात है भाई, पहली महिला स्पीकर। इंपॉर्टेंट है कौन सी लोकसभा, तो 15वीं लोकसभा। कौन सी लोकसभा दोस्तों, 15वीं लोकसभा की बात चल रही है, ठीक है। और इनका जो क्षेत्र है, क्योंकि अब अगर वहां तक पहुंची है तो कोई ना कोई इनका एक क्षेत्र रहा होगा, लोकसभा क्षेत्र। तो अब ये भी याद रखना आसान है, जन्म कहाँ हुआ है, पटना यानी कि बिहार में, ठीक है, पटना यानी कि कहाँ, बिहार में। तो बिहार का ही एक क्षेत्र है लोकसभा क्षेत्र सासाराम, उसी सासाराम क्षेत्र से विजिट होकर के ये वहां पर पहुंची थी। और लोकसभा स्पीकर कब बनी दोस्तों, तो 3 जून 2009 पे। क्लियर है दोस्तों, 15वीं लोकसभा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों इनके पिताजी के नाम की। तो इनका पिताजी का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। नाम क्या है दोस्तों, आपके सामने है जगजीवन राम, बहुत महत्वपूर्ण नाम, जगजीवन राम। जगजीवन राम जी के विषय में कहा जाता है, पहले तो आप ये देखिए एक महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, तो इनका जो उपनाम है वो क्या है दोस्तों, बाबूजी। और ये जगजीवन राम जी की कौन है, तो सुपुत्री हैं। जगजीवन राम जी के विषय में दोस्तों आप एक और फैक्ट लिख सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। फैक्ट है ये प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री थे। कौन थे, ये प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री। इसके बाद जगजीवन राम जी के विषय में दोस्तों हम और जानेंगे, अध्ययन करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत। महत्वपूर्ण है यहाँ पर जगजीवन राम जी के विषय में जो आपको लिख लेना है वो ये है कि ये श्रम मंत्री थे। कौन थे, ये श्रम मंत्री। और हमें पता भी है, हम याद भी रख सकते हैं कि भाई हमें अपना जीवन चलाने के लिए श्रम तो करना ही पड़ता है। तो बोले क्या है, बोले जीवन आप कैसे रिलेट कर लेंगे, श्रम मंत्री। फिर इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं पुनः मीरा कुमार की। तो देखिए बात को आप समझिएगा, एक ऐसी बच्ची या एक ऐसी जिसके पिताजी क्या हैं, ऑलरेडी अच्छे पद पर हैं, ठीक है, मंत्री हैं मतलब ठीक पद पर हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि पढ़ने लिखने की व्यवस्था तो आपको मिल ही जाएगी। यानी आप अगर यहाँ पर छोटा सा कुछ अगर यहाँ ध्यान दें तो वो ये महत्वपूर्ण है कि अभी तक हम जितने भी नाम देख रहे हैं उनके पास सुविधाएं हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। यदि हम बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बच्ची यानी कि कौन, इंदिरा गांधी, तो उनके पास भी है। और लगभग आप पाएंगे तो लगभग सब पढ़े लिखे, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों मीरा कुमार जी के विषय में हम देख रहे हैं, तो उनके विषय में बहुत महत्वपूर्ण है कि 1973 में वो IFS यानी कि UPSC सेलेक्ट हुई थी, ठीक है। IFS भारतीय विदेश सेवा में दोस्तों उनका वो चयनित हुई थी। और इसके बाद आगे चल करके वो स्पेन, ब्रिटेन, मॉरिशस में उच्चायुक्त के पदों पर भी रहीं, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों हुआ ये, और आगे जब हम देखते हैं इनके विषय में, अफसरशाही उन्हें राज नहीं आई। और कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि एक पारिवारिक जो रहती हैं चीज़ें, ठीक है, और कई चीज़ें रहती हैं। आप अनेकों ऐसे IAS ऑफिसर, IPS लोगों को आप देखेंगे जिन्होंने कुछ समय सर्विस देने के बाद और फिर क्या किया हुआ है, तो पद त्याग करके वो एक राजनीति की ओर आए हैं। उसका कारण है उनका ये मानना था, उनकी व्यक्तिगत सोच थी कि भाई यदि मैं इस पद पर हूँ तो शायद मेरा दायरा सीमित है और मुझे क्या करना है, समाज सेवा करना है, तो मैं इस ओर चला जाऊँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट एक नाम आपके सामने है, अरविंद केजरीवाल जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट कैसे है दोस्तों अरविंद केजरीवाल जी का नाम,
तो एक ऐसी पार्टी जो दिल्ली में सर्वाधिक सीटों के साथ विजित हुई थी। क्लियर है? फिर इसके बाद आप वो बताइए कमेंट करके कि इनकी पार्टी कौन सी है और ये दिल्ली में कौन सी विधानसभा के दौरान विजित हुए थे। अगला दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण, मीरा कुमार जी के विषय में यदि हम बात करते हैं तो आप पिताजी का नाम नोट कर चुके हैं, ठीक है। और ये आपके लिए अच्छा देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो महत्वपूर्ण है 15वीं लोकसभा में, कब 15वीं लोकसभा में इनका जो क्षेत्र है वो कौन है, सासाराम। अगला इंपॉर्टेंट है कि स्पीकर हुई तो कब से हुई, 3 जून 2009। और इसके बाद महत्वपूर्ण है पिताजी का नाम। पिताजी का नाम दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो भी एक मंत्रालय में थे, ठीक है, और एक अच्छे पद पर थे वो भी। फिर इसके बाद बात करते हैं दोस्तों ये 1973 में IFS, ये आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं, ये तो सिर्फ समझना है, पढ़ना है बस, ठीक है। और अगला जो महत्वपूर्ण होने वाला है वो ये है 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में। अच्छा देखिए 17 के बाद हम बात करते हैं 2017 से 2022, ये वर्ष चल रहा है 2022 और अभी जून का महीना, जुलाई का महीना चल रहा है ना। और हमने देखा कि 25/7 यानी कि जुलाई में 25 तारीख को ही आप क्या पाएंगे कि एक नए राष्ट्रपति साहब जो होंगे हमारे वो पद ग्रहण कर चुके होंगे। तो आप यहाँ पर पाएंगे दोस्तों क्या कि 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में ये खड़ी हुई थी, ठीक है, और 34% मत से पराजित भी हुई। किसके विरुद्ध खड़ी हुई थी, वर्सेस किसके? तो आप पाएंगे कि विपक्ष में थी रामनाथ कोविंद जी के, जो कि वर्तमान में क्या है, भारत के राष्ट्रपति। तो आपका ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव की। आप देख पा रहे हैं आपके सामने एक प्रश्न है कि लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव, तो कौन है लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव दोस्तों? स्नेहलता श्रीवास्तव। इनके विषय में जो महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों वो ये है कि ये भी कौन थी, तो इन्होंने भी यूपीएससी क्लियर किया और 1982 की IAS, ठीक है, एमपी कैडर जो है, जो काडर मिलते हैं दोस्तों वो कौन सा मिला इन्हें, मध्य प्रदेश मिला। और महत्वपूर्ण चीज़ अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा की फर्स्ट महिला महासचिव, ठीक है, कब से लेकर कब तक दोस्तों? तो उनका जो कार्यकाल है वो कौन सा था, 10 दिसंबर 2017 से लेकर के 30 नवंबर 2020। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट रखिएगा, ठीक है, 10 दिसंबर 2017 से 2020 के दौरान। और अगला इनके विषय में दोस्तों कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था यूपी के कानपुर में 18 सितंबर 1957 को। अगला दोस्तों जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि चूंकि मध्य प्रदेश के एक विश्वविद्यालय से ये पढ़ी हुई हैं तो ये महत्वपूर्ण है, आप इसे जानिए। उतना ज़्यादा आपको सारी चीज़ें नोट करने की आवश्यकता नहीं है। नोट करने को क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर दोस्तों, 10 दिसंबर 2017 से लेकर के 30 नवंबर 2020 इनका वो कार्यकाल था जब ये क्या थी, लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि वो विश्वविद्यालय कौन सा है जहाँ से ये पढ़ी हुई है, तो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से दोस्तों। इनका जो अध्ययन हुआ है वो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से हुआ है और बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से दोस्तों इन्होंने भूगोल विषय में, ठीक है, भूगोल विषय में इन्होंने मास्टर डिग्री भी की हुई थी और वहाँ से इन्होंने MPhil किया, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों अगला जो है हमारा महत्वपूर्ण है, आप देख पा रहे हैं इमेज में, अगला नाम कौन सा है दोस्तों, तो वो है भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति, भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति। और वो नाम कौन सा है दोस्तों, वायलेट अल्वा। तो अब हम पहले तो इसे याद रख लेते हैं भाई कि वायलेट अल्वा को हम याद कैसे रखें। तो वायलेट अल्वा को याद रखने का तरीका बहुत आसान है। राज्यसभा दोस्तों क्या है, आप पाएंगे कि 3 भाग, ठीक है, कौन कौन से? सबसे पहले संसद में यदि आप पाएंगे तो 3 उससे मिलकर के बनी हुई है, प्रेसिडेंट वहाँ पर होगा प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा। तो राज्यसभा जो है दोस्तों वो कैसा सदन है, वो अपर सदन है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर एक क्या है लोअर और एक क्या है अपर। तो अपर में यदि आप बात करेंगे दोस्तों उच्च सदन है ये राज्यसभा। तो आप जब राज्यसभा में एक उच्च सदन में जा रहे हैं तो आप लेट नहीं होंगे, ठीक है। तो आप इससे याद रखेंगे कि जब भी आप कहाँ जा रहे हैं, किसी ऐसी जगह में जा रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण आपका है, तो वहाँ पर आप लेट नहीं होंगे। तो अगर आप लेट होते हैं तो आपसे क्वेश्चन होगा, क्योंकि क्या क्वेश्चन होगा कि वाई लेट, आप लेट क्यों हो रहे हैं, ठीक है, आप लेट क्यों आए हैं, तो वायलेट। तो वायलेट इनका नाम क्या है, वायलेट हरी अल्वा। हरी अल्वा दोस्तों इनका पूरा नाम है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं वायलेट हरी अल्वा के विषय में। यदि हम बात करें दोस्तों आगे तो महत्वपूर्ण क्या होने वाला है यहाँ पर, अगला आपका फैक्ट है। पहले तो आप इसे नोट कर लीजिएगा कि इनकी जो पार्टियां हैं वो कौन सी चली आ रही हैं अभी, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। फिर इसके बाद अगला है दोस्तों यहाँ पर कि ये एक भारतीय वकील के रूप में इनका एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर बनेगा क्या, भारत में उच्च न्यायालय में पेश होने वाली पहली महिला वकील कौन, वायलेट हरी अल्वा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपका ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। फिर इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, इन्होंने एक महिला पत्रिका की शुरुआत की थी द बेगम नाम से, और फिर यही जो महिला पत्रिका है यही आगे चल करके किस नाम से जानी गई, तो ये हुई भारतीय महिला, द बेगम से भारतीय महिला। इस महिला पत्रिका की शुरुआत किसने करी, तो वो की हुई थी वायलेट हरी अल्वा ने। और फिर इसके बाद दोस्तों यदि हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण इनके विषय में जो है वो ये है कि भाई इनका जो कार्यकाल था, ठीक है, वो जो समय जब ये क्या थी, आपका जो प्रश्न है
आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिएगा एक इमेज है जो साइड में है। प्रश्न क्या है दोस्तों? प्रश्न है कि भाई भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति कौन? वायलेट अल्वा। इनके विषय में, अब चूंकि ये राज्यसभा में थी तो इनका जो प्रश्न बनेगा कि कब से लेके कब तक, ठीक है। तो 1952 से दोस्तों ये आ चुकी थी राजनीति में प्रॉपर तरीके से, और ये उस समय पे क्या थी? तो केंद्रीय उपगृह मंत्री थी, ठीक है, 1952 से 60 तक। फिर 60 से लेकर के दोस्तों ये राज्यसभा में है, और लगभग 60 से 66 से मृत्यु पर्यंत, जब तक मृत्यु नहीं हुई तब तक की बात चल रही है यहाँ पे, मृत्यु तक दोस्तों ये लगातार राज्यसभा की क्या थी? उपसभापति थी। तो यहाँ पर इनके विषय में एक ये महत्वपूर्ण डाटा क्लियर होता है। फिर इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अपने एक अगले फैक्ट की, अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? यहाँ पर राजकुमारी अमृत कौर, यानी राजकुमारी अमृत कौर को लेकर के जो प्रश्न है वो क्या है? भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन है यहाँ पर? भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री तो वो है हमारी राजकुमारी अमृत कौर। अब इनके विषय में क्या महत्वपूर्ण होने वाला है उसे हम देखते हैं। बहुत सारे डाटा नहीं है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट क्या है, जो भी इंपॉर्टेंट है वही आपके लिए रखा गया है और आप उसे नोट जरूर करें, ठीक है। तो प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री, अच्छा, प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री के साथ देखिए आप बात को समझिएगा, स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री। अगली बात इनके जन्म को लेकर के देखिए, सारी चीजें याद होती चली जाएंगी, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, सब इसी क्लास में याद होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है? जन्म। अगर हम जन्म की बात करते हैं दोस्तों तो इनका जन्म हुआ है 2 फरवरी 1889 को, और कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। अगली बात देखिएगा, समझिएगा आप, इनके जो पिताजी हैं, ठीक है, पिता कौन है? पिता का नाम है राजा हरनाम सिंह। नाम बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, नोट नहीं करना है, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस आपको ये समझना है कि ये कहाँ के राजा थे? ये राजा थे कपूरथला के। अब कपूरथला कहाँ पर है? पंजाब। और आप बात को समझिएगा कि अगर कोई राजा की पुत्री है तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई महत्वपूर्ण आपको पद तो मिलने ही वाला है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण पदों में अब देखिए, राजा की पुत्री है तो नाम क्या हो गया? राजकुमारी। राजकुमारी लगेगा ही लगेगा, राजकुमारी अमृत कौर। और इसके बाद जो दूसरी बात है जो हमें याद रखना है वो ये है कि भाई स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री, बहुत महत्वपूर्ण। अब अमृत जो है, अगर आप अमृत को रिलेट करेंगे दोस्तों तो अमृत को आप कहाँ रखना चाहेंगे? स्वास्थ्य में। यानी कि अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मैंने अमृत पी रखा है, यानी उसका स्वास्थ्य अब नहीं बिगड़ने वाला है और वो एक लंबे समय तक जीवित रहने वाला है, क्योंकि भाई अब अमृत ही पी लिया है। तो अपन अमृत कब पिलाएंगे? स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए। तो हमने याद रख लिया कि ये कौन सी मंत्री थी? स्वास्थ्य मंत्री थी। इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये है कि कब से थी वो, ठीक है, कब तक? तो अगर बात की जाए दोस्तों इसके विषय में तो आप इसे भी नोट कर लीजिएगा, 1957 तक थी। कब तक थी ये? भारत की स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री 1957। अच्छा, अगला एक और महत्वपूर्ण बात कि 1957 तो आपको वो लास्ट लिमिट बताई गई है कि जब तक वो थी, कब तक थी? तो 1957 तक थी। तो उसके पहले कब से थी? तो उसके पहले थी दोस्तों जब से भारत को आज़ादी मिली, ठीक है, स्वतंत्र भारत। देखिए यहाँ पर भी मैं कुछ बातें हैं जो आपसे साझा करना चाहूँगा। वास्तव में हुआ ये दोस्तों कि भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था, 1947 की ये पहले की बात है, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ है तो भारत की आज़ादी सबके दिमाग में जो है एक ही टारगेट चल रहा है, एक ही बात है। चाहे वो किसी राजा महाराजा की बात कर लें हम, है ना, चाहे हम बात करें किसी भी पार्टी की बात करें, सबका एक ही टारगेट था, एक ही एम था, एक ही क्लियर था कि भाई क्या करना है हमें आज़ादी, भारत की आज़ादी। अब जब भारत आज़ाद हो गया दोस्तों, 1947 वो समय है, तो अब यहाँ से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई कंधों पर। क्या जिम्मेदारी आ गई? इसके पहले तो क्लियर है कि भाई हमारा एक ही टारगेट है, एक ही एम है, एक ही गोल है, क्या काम करना है? भारत को आज़ाद कराना है। और जब भारत आज़ाद हो गया तो अब यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये आ जाती है कि भाई अब भारत को संभालना है, ठीक है, आज़ाद तो हमने करा लिया, अब इसे संभालना है। तो संभालने के क्रम में इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने जितने भी, अब जैसे हम देखते हैं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की हम बात करते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, तो नेहरू जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, इन लोगों ने, है ना, महात्मा गांधी जी ने, इन सभी के कंधों पर अब एक बात थी कि अब देश को संभालना है। और इसी क्रम में इन्होंने जितने भी महत्वपूर्ण पद थे, ठीक है, इन जगहों पर क्या किया? तो इनमें कोशिश की कि अब वो लोग जिन्होंने स्वतंत्रता जो हमें मिली है इसमें जिनका जो सहयोग था, ठीक है, उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर लाया जाए। उसका कारण था ताकि अगर हम महत्वपूर्ण पद किसी समझदार व्यक्ति को देंगे जो हमारे साथ में था तो स्वाभाविक सी बात है हम एक प्रॉपर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से देश को संभाल पाएंगे। ये एक प्रमुख कारण था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किसे दिया गया? राजकुमारी अमृत कौर जी को वो पद दिया गया, कौन सा? स्वास्थ्य मंत्री का। तो कब तक थी ये स्वास्थ्य मंत्री? 1957 तक थी। फिर 1957 के बाद की यदि हम बात करें दोस्तों कि 1957 के बाद ये क्या थी? तो ये राज्यसभा की सदस्य थी। राजकुमारी अमृत कौर जी कौन थी 1957 के बाद? राज्यसभा की सदस्य। तो आपका ये यहाँ पर एक डाटा क्लियर होता है। इसके बाद दोस्तों हम अगला फैक्ट देखते हैं जो हमारे सामने है, आप इमेज में देख सकते हैं। यहाँ पर अगला है भारत की प्रथम महिला सांसद राधाबाई सुब्बारायन। राधाबाई सुब्बारायन भारत की प्रथम महिला सांसद। अब भारत की प्रथम महिला सांसद राधाबाई सुब्बारायन की बात करते हैं दोस्तों हम यहाँ पर,
तो आप देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण जो है, इनके सबसे पहले बात करते हैं कि भाई याद करने के एक तरीका कि याद कैसे रखें। तो यदि हम बात करें याद करने के टेक्निक की, ठीक है, तो भारत की प्रथम महिला सांसद। अब बात करते हैं महिला सांसद। सांसद में शब्द आ रहा है सांस। अब यदि हम बात करें सांस की कि भाई हमारी जो सांस से अगर हम रिलेट करें, ठीक है, तो सुबह सुबह दोस्तों, कब? सुबह सुबह हम क्या करते हैं स्वस्थ रहने के लिए? सुबेरे सुबह मतलब क्या? सुबह को हम क्या कह सकते हैं याद रखने के लिए? सुबेरे। तो सुबह रायण, ठीक है, सुबह हम क्या करते हैं? हम योगा करते हैं। और योग जब आप करेंगे दोस्तों तो सांस जो है, ठीक है, अनुलोम प्रतिलोम, वो जब आप करेंगे सारी चीज़ें तो सांस आपकी तेजी से चलेगी। तो सांसद से आपने शब्द उठाया सांस, और याद रखने के लिए आपने क्या रिलेट किया कि सुबह रायण, सुबह अपन की सांस तेजी चलेगी, ठीक है। तो यहाँ क्या क्लियर होता है आपका? राधाबाई सुब्बारायण। इसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट ये है आपके लिए कि भाई अगर ये पहली महिला सांसद है तो ये किस वर्ष जो है सांसद बनी, ठीक है। तो वो वर्ष है दोस्तों, आप नोट कर लीजिएगा 1938, 1938, ठीक है। अब उसके भी पहले दोस्तों यदि हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 22 अप्रैल 1891 को मंगलौर कर्नाटका में, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है उसे आप समझिए, ये आपको नोट नहीं रखना है, जन्म सबके महत्वपूर्ण नहीं है, ये आपको बस बताया जा रहा है कि भाई मंगलौर कर्नाटक में इनका जन्म हुआ। और जन्म के बाद आप समझिएगा पहली जो शिक्षा दीक्षा है, अच्छा ब्राह्मण परिवार में जन्मी थी, ठीक है, साउथ में, कर्नाटका में, और इनकी जो पहली शिक्षा दीक्षा है सब वहीं पर हुई। इसके बाद दोस्तों आगे चल करके होता क्या है, तो इनका विवाह करवा दिया जाता है। अच्छा विवाह किसके साथ हुआ? तो विवाह आप नोट कर लीजिएगा, कुमार मंगलम जमींदार थे, कहाँ के? देखिए कुमार मंगलम जमींदार, ठीक है, कुमार मंगलम एक जगह पर जमींदार थे, कौन? पी सुब्बारायण। कौन? पी सुब्बारायण, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है पी सुब्बारायण, इनके पति का नाम है। पी सुब्बारायण जो थे कहाँ पर जमींदार थे? कुमार मंगलम एक जगह पर, ठीक है, कहाँ? साउथ में ही। और आगे चल करके दोस्तों क्या होता है, तो बहुत ही कम उम्र में 1912 में ही ये क्या हो जाती हैं? विधवा हो जाती हैं, ठीक है, मतलब पति की डेथ हो जाती है किसी कारणवश। और फिर अब क्या होता है, तो अब ये पूर्णतः, हालांकि इनके 3 बच्चे थे छोटे छोटे, सारी चीज़ें थी, लेकिन इनके घर से सपोर्ट मिला। और फिर आगे चल करके क्या हुई, एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हुई और इन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया। देखिए आप समझिएगा, यहाँ पर आगे हम देखते हैं, आगे क्या देखते हैं हम दोस्तों यहाँ पर कि 1930, ठीक है, 1930 वह समय है जब ये कहाँ जाती हैं? लंदन जाती हैं, RTC, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी कि गोलमेज सम्मेलन। और उसके पहले यदि हम बात करते हैं दोस्तों, लंदन तक जाने की जो यात्रा है, अगर उसके पहले हम देखें तो इन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से, कब? अब आप समझिएगा बातों को कि कितना इन्होंने, मतलब इन्हें कितने पारिवारिक, यदि हम बात करें कि परिवार से इन्हें कितना सपोर्ट मिल रहा था, आप इस बात को समझ सकते हैं कि 1912 में पति की मृत्यु हो चुकी है, बच्चे हैं, उन्हें भी संभालना। इसके बावजूद उन्होंने अध्ययन किया, पढ़ाई की, इन्होंने स्नातक और परास्नातक किया। कहाँ से किया? तो वो किया है मद्रास विश्वविद्यालय से। और मद्रास विश्वविद्यालय में ही दोस्तों ये सीनेट की निर्वाचित सदस्य हुई। और यहाँ से उनका जो है दोस्तों राजनीतिक करियर, राजनीतिक जीवन प्रारंभ होता है। आगे चल करके दोस्तों होता क्या है, तो उसको आप समझिएगा, इन्होंने देखा कि भाई विधानसभा सीट हो या कहीं पर भी हो, महिलाओं के लिए सीटें हैं नहीं है, ठीक है। तो इनने क्या काम किया, 1930 में बेगम शाहनवाज के साथ RTC लंदन, RTC मतलब क्या? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन में ये लंदन गई। और ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन दोनों में ये लंदन पहुंची। और इन्होंने सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में क्या किया हुआ था, तो महिलाओं हेतु विधानसभा में 5% आरक्षण की मांग की। और इसके बाद दोस्तों हमने पाया आगे चल करके कि ये जो मांग थी ये प्रॉपर तरीके से उस समय पर तो ठुकरा दी गई थी, लेकिन फिर आगे चल करके क्या होता है, आरक्षण मिल गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब चुनाव हुए दोस्तों उसके बाद 1937 के बाद 1938 में क्या हुई, तो ये भारत की प्रथम महिला सांसद निर्वाचित हुई। तो यहाँ आपका एक महत्वपूर्ण डाटा कंप्लीट होता है। इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों जो अगला आपके सामने फैक्ट है वो क्या है, तो भारत की प्रथम महिला सांसद राधाबाई सुब्बारायण के बाद भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। तो आइए अब हम बात करते हैं राज्यपाल सरोजनी नायडू जी की। सरोजनी नायडू का जन्म दोस्तों हैदराबाद में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? हैदराबाद, आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में हुआ था। और यदि बात करें हम सरोजनी नायडू जी की, तो इनके विषय में दोस्तों कहा जाता है, ऐसा कहते हैं, ऐसा इतिहासकारों ने लिखा हुआ है कि सरोजनी नायडू जो थी वो बचपन से ही बहुत ही कुशाग्र बुद्धि की थी, बहुत प्रबल थी, ठीक है, पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे थी। और महज 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने 12वीं की परीक्षा जो है उत्तीर्ण कर ली थी और अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण की थी, ठीक है। बहुत बढ़िया पास होने के बाद क्या हुआ, तो इनका रुझान था दोस्तों कविता में, लेखन करती थी ये। तो इन्होंने लेडी ऑफ द लेक, एक प्रश्न पूछा जाता है लेडी ऑफ द लेक जो है किसकी कृति है, तो सरोजनी नायडू जी की है। इन्होंने महज 13 वर्ष की उम्र में लेडी ऑफ द लेक नामक एक कविता रची थी। फिर इसके बाद बात करते हैं दोस्तों आगे चल करके क्या होता है, तो अब चूंकि पढ़ाई लिखाई में बढ़िया थी, सब ठीक ठाक था और बहुत अच्छे अच्छे तर्क सामने रखती थी। कौन? सरोजनी नायडू जी।
तो इनके विषय में दोस्तों ये है कि भाई हैदराबाद, अब चूंकि हैदराबाद में जन्म ही हुआ है, हैदराबाद के निज़ाम आप समझ रहे होंगे, हैदराबाद में निज़ाम थे, हैदराबाद के निज़ाम के द्वारा दोस्तों जो दान प्रदान किया गया, ठीक है, एक उपहार आप कह सकते हैं, उसी से इन्होंने सर्जरी में, उसी दान के उन पैसों के थ्रू इन्होंने दोस्तों सर्जरी में क्लोरोफॉर्म यानी कि निश्चेतक जो होता है उसकी प्रभावकारिता साबित करने की पढ़ाई हेतु या उस पर अध्ययन हेतु ये कहाँ गई थी, इंग्लैंड गई थी। तो निज़ाम के द्वारा जो दान या उपहार इन्हें प्राप्त हुआ उसके थ्रू ये पढ़ने के लिए इंग्लैंड पहुंची, पढ़ाई लिखाई इन्होंने की दोस्तों, सब ठीक ठाक इनका हुआ। और उसके बाद आगे की कड़ी में यदि हम देखते हैं दोस्तों तो क्या होता है, फिर ये महात्मा गांधी जी के संपर्क में आई। एक ऐसा दौर आया जब इनका संपर्क कहाँ पर होता है, महात्मा गांधी जी से होता है। वहीं लंदन में ही इनका संपर्क गांधी जी से हुआ था। गांधी जी लंदन यात्रा पर थे और वो वहाँ पढ़ने के लिए गई हुई थी। गांधी जी से मिलने के बाद दोस्तों क्या होता है, ये गांधी जी की बातों से इतना ज़्यादा प्रभावित होती हैं कि अंततः ये गांधी जी के साथ जो है स्वतंत्रता के इस आंदोलन में कूद पड़ती हैं और गांधी जी की सबसे प्रिय शिष्या भी बन जाती हैं ये, ठीक है, गांधी जी की प्रिय शिष्या थी ये। साथ ही साथ में दोस्तों एक और फैक्ट, एनी बेसेंट को आप जानते ही होंगे, एनी बेसेंट जी की प्रिय मित्र भी थी। और इस तरीके से दोस्तों यदि हम बात करें सरोजनी नायडू जी की, तो इनके विषय में एक और महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपको नोट रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि भाई भारत की प्रथम महिला राज्यपाल तक का डाटा तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, जो आप एक इमेज में देख पा रहे हैं, ठीक है। अब अगली बात यह है कि भाई कहाँ की थी ये, वो प्लेस कौन सा है जहाँ की ये राज्यपाल बनी, तो वो प्लेस है दोस्तों यूपी। महत्वपूर्ण बात को आप समझिएगा, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट डाटा निकल करके आएगा कि यह दौर फिर से वही वाली बात आ गई दोस्तों जो मैंने अभी आपसे साझा की। ये जितने भी आपको अब नाम मिलने वाले हैं, जो चाहे वो प्रथम महिला राज्यपाल हो या सीएम हो या ऐसे जो भी आपके डाटा हैं, तो दरअसल में दोस्तों बात यह है कि जब आज़ादी मिलती है और आज़ादी के बाद पुनः बात वही आ गई कि अब सारी चीज़ों को संभालना था सिस्टमेटिक तरीके से, तो जो यूपी है दोस्तों, ठीक है, तो उस समय पे तत्कालीन समय पे यूपी में तो जवाहरलाल, हालांकि ये थी कहाँ की, हालांकि ये है तो दक्षिण भारत से, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी के रिक्वेस्ट करने पर, जवाहरलाल नेहरू जी की ये बात सामने रखने पर कि भाई आप क्या करें, आप आकर के उत्तर भारत की कमान संभालें, तो यूपी में इन्हें ये पद दिया गया कि आपको भी यहाँ के राज्यपाल निर्वाचित किया जा रहा है, नियुक्त किया जा रहा है। और राज्यपाल का पद इन्हें दोस्तों उतना रास नहीं आया, इन्हें वो पद उतना पसंद नहीं था उस समय पर। ये आज़ाद रहना चाहती थी शुरू से और व्यवस्थित तौर पर अपने हिसाब से चीज़ें चलाना चाहती थी, लेकिन नेहरू जी के कहने पर दोस्तों, इन्होंने उनके आग्रह करने पर इन्होंने क्या किया, यूपी में राज्यपाल का पद ग्रहण कर लिया। इन्होंने बोला चलो ठीक है भाई संभालते हैं। तो फिर ये कहाँ आ गई, साउथ से फिर ये शिफ्ट हो गई यूपी। और यूपी में जब ये शिफ्ट हुई, जब ये पद ग्रहण कर रही थी, तो उस समय पर दोस्तों इन्होंने एक कथन कहा था, वो कथन इंपॉर्टेंट है, आप नोट रखिएगा। मैं अपने आप को, यानी जब वो राज्यपाल का पद ग्रहण कर रही तो उन्होंने कथन कहा कि मैं अपने आप को कैद कर लिए गए जंगल के पक्षी की तरह अनुभव कर रही हूँ। राज्यपाल के पद पर जब ये पहुंची दोस्तों, तो ये क्या कह रही थी कि मैं अपने आप को कैसा महसूस कर रही हूँ, एक जंगल के पक्षी को जैसे कैद कर लिया जाता है, ठीक है, मतलब पक्षी को क्या कर दिया गया है, कैद कर लिया गया है, ऐसा अनुभव कर रही हूँ, ठीक है। तो आप इसे नोट रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगला जो महत्वपूर्ण है वो क्या है, तो अगला है दोस्तों यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष, नाम आपके सामने क्लियर है, एक इमेज भी है, आप पहचान पा रहे होंगे, रोज मिलियन बैथ्यू इनका नाम है, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष। और रोज मिलियन बैथ्यू को हम याद रखते हैं दोस्तों, यहाँ पर याद रखना बहुत आसान है। अगर दोस्तों आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ क्या करेंगे, बैठ करके तैयारी करेंगे। तो कैसी तैयारी करेंगे, रोज मिलेंगे, ठीक है, यूपीएससी की तैयारी में आप रोज मिलेंगे, तो इसका नाम क्या हो गया भाई, रोज मिलियन बैथ्यू। तो ये हमने एक लिंक करके याद रखा। और रोज मिलियन बैथ्यू के बाद दोस्तों अगला जो हम क्वेश्चन देख पा रहे हैं, रोज मिलियन बैथ्यू में आप नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है कि वह वर्ष कौन सा है जब ये इस पद पर पहुंची, तो वो वर्ष है दोस्तों 1992, ये आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे सामने कि भाई भारत की प्रथम महिला शासिका, तो भारत की प्रथम महिला शासिका का नाम इंपॉर्टेंट है, नाम आपके सामने है, आपके सामने एक तस्वीर भी है दोस्तों, आप पहचान पा रहे होंगे भारत की प्रथम महिला शासिका कौन है, रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान के विषय में अब क्या क्या महत्वपूर्ण है, अगर हम बात करें कि हमें और क्या इनके विषय में जानना आवश्यक है, तो आप तनाव मत लीजिएगा, इतिहास में आप इनका अध्ययन करेंगे। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आप इनका अध्ययन करते हैं, रजिया सुल्तान का, और भारत की प्रथम महिला शासिका। अब आप बात को समझिएगा, ठीक है, उस समय पर तो बात करें यदि दिल्ली सल्तनत की दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट वहाँ से 2-3 फैक्ट निकल करके आएंगे। जैसे सबसे पहले एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि वो किस वंश से हैं, ठीक है, तो गुलाम वंश को ही दास वंश कहा जा रहा है, उसी को मामलुक वंश भी कहा जाता है, तो ये आप नोट रखें। दूसरी चीज़, पिताजी का नाम
कि भाई पापा कौन, तो पिताजी हैं इनके इल्तुतमिश। इल्तुतमिश आप नोट कर लीजिएगा। इस्लामिक जगत में दोस्तों यदि हम बात करें तो पूरे के पूरे इस्लामिक जगत में ईरान और मिस्र में ही क्या थी, महिला शासक थी। और ये जो एक और महिला शासक निकल कर के आ रही इस्लामिक जगत की, कौन, रजिया सुल्तान। तो ये भारत के दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो है क्या थी, महिला शासक थी। तो चाहे भारत की महिला शासक बोल दें प्रथम, चाहे आप दिल्ली सल्तनत की बोल दें, तो इस सभी का आंसर कौन जाएगा, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बाद दोस्तों हम बात करते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है आपके सामने है कि क्या है क्वेश्चन, भाई भारत की प्रथम महिला IAS। और अगर हम बात करें भारत की प्रथम महिला IAS के बारे में दोस्तों, तो कौन है भारत की प्रथम महिला IAS, अन्ना जॉर्ज। अन्ना जॉर्ज के विषय में यदि हम बात करें तो आप समझिएगा यहाँ से क्या महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले तो महत्वपूर्ण ये होने वाला है भाई कि ये जो भारत की प्रथम महिला IAS बनी ये किस वर्ष, तो 1951। दूसरी चीज़, इनका पूरा नाम दोस्तों अन्ना रज़म जॉर्ज था, ठीक है, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, देखिए बात को आप समझिएगा, भारत की प्रथम महिला IAS कौन, अन्ना जॉर्ज, 1951। और इसके बाद अगला है सचिवालय में पद प्राप्त करने वाली, कहाँ पर, सचिवालय में पद प्राप्त करने वाली प्रथम महिला यदि पूछ लिया जाए तो ये भी कौन है, अन्ना जॉर्ज। फिर इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इनके विषय में कि ये कैसी थी, क्या था, तो आप समझिए। पहले तो हम याद कर लेते हैं, अच्छा ठीक है। अगर याद करने की हम बात करते हैं दोस्तों, IAS, तो IA, ठीक है। और अब ये है कहाँ की, उसको आप देखिए, इनका नाम क्या है, अन्ना। तो अन्ना यानी कि कहाँ पे, साउथ की बात चल रही है, ठीक है। तो आइए, अपन दूसरे को क्या बोलेंगे, कोई भी अगर अपने आप आइए, आइए अन्ना साहब आइए, तो आइए में अपन क्या याद रखेंगे, IA। और या फिर आप इसको ऐसे याद रख सकते हो भाई कि इसमें A आ रहा है और A से अन्ना, ठीक है। तो IAS, A से अन्ना, क्लियर है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि इनका जन्म कब हुआ। तो जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, ये बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है, अब आप इसे समझ पाएंगे चीज़ों को कैसे, कि भाई इनसे आपको याद हो जाएगा कि कहाँ पर ये थी, ठीक है। इनका कैडर वगैरह भी आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए केरल, एर्नाकुलम साउथ साइड में है, ठीक है। और इसके बाद जो इनकी जो ड्यूटी चल रही थी, जो सर्विस चल रही थी दोस्तों, वो कहाँ पर, तो मद्रास में। तो मद्रास के जो CM हैं उस समय पर कौन थे, तो मद्रास CM थे दोस्तों कौन, C राजगोपालाचारी। 1951 मद्रास CM C राजगोपालाचारी। तो हमारा यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नाम क्लियर होता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्या है, अगला आपके सामने है IPS, भारत की प्रथम महिला IPS कौन, किरण बेदी। IPS कौन दोस्तों, किरण बेदी। सबसे पहले तो भाई यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि हम ये याद रख लें कि हम इसे याद कैसे रखें, ये हम देख लें पहले ना। IPS, यदि मैं IPS लिखता हूँ दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पर IAS लिखा, क्या लिखा, IAS, A से आ गया अन्ना, ऐसे ही जब मैं लिखता हूँ IPS, ठीक है। तो आई पे क्या पड़ेगा दोस्तों, तो दिक्कत होगी। आई पे किरण, यदि हमें सूर्य की किरण कहाँ पर पड़ती है, आई पे, हमारी आंख पे पड़ती है, तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। तो IPS क्या याद हो गया आपको, किरण बेदी। फिर किरण बेदी के विषय में दोस्तों की बात करें, आप फोटो आप देखते चलिएगा, बढ़िया सामने है, आप पहचान ही जाएंगे, निश्चित सी बात है, कौन नहीं जानता किरण बेदी जी को। तो इनके यदि हम जन्म की बात करते हैं दोस्तों, तो 9 जून 1949 को ये जन्मी है, कहाँ पर, पंजाब के अमृतसर में। और इसके बाद दोस्तों IPS से आप एक बात तो समझ गए, IAS से एक बात तो आपका क्लियर हो चुकी है कि UPSC की पोस्ट इन्होंने पाई हुई है, UPSC का एग्जाम इन्होंने निकाला हुआ है, ठीक है। और अब देखिए समझिए, UPSC में दोस्तों जब ये सर्विस दे रही थी तो 1972 से लेकर के 1972 से लेकर 35 वर्ष तक इन्होंने सेवा की। और इस सेवा में रहने के पश्चात 2007 में दोस्तों ये स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हो गई, ठीक है। कैसे, स्वैच्छिक यानी कि सेवानिवृत्त, यानी इनका जो कार्यकाल था ये पूरा नहीं हो पाया। कार्यकाल इट मीन्स कि जो एक ड्यूरेशन होती है वो पूरी नहीं हुई, इन्होंने अपने से ही रिटायरमेंट ले लिया कि अब मैं पर्याप्त, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने पर्याप्त सेवा दे दी, ठीक है। अब इसके बाद समझिए, आप बात को देखिए 2007, अब आगे की कड़ी में क्या होता है, तो देखिए 2008 से लेकर 2011 तक ये एक टीवी शो आता था दोस्तों, जिसको इन्होंने होस्ट किया, आपकी कचहरी। आपकी कचहरी में आप देखेंगे तो वहाँ पर आप गूगल भी कर सकते हो, यूट्यूब भी कर सकते हैं, वहाँ पर कौन होस्ट कर रहा था, तो किरण बेदी जी होस्ट कर रही थी। और इसके बाद दोस्तों 2008 से 2011, ठीक है। फिर यही 2010-11 का समय है जब इन्होंने जन लोकपाल बिल को लेकर के, ठीक है, अन्ना हजारे और केजरीवाल जी के साथ मिल करके, ठीक है, अन्ना हजारे जी और केजरीवाल जी इन दोनों के साथ मिल करके एक आंदोलन भी किया था। फिर इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, तो आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है ये देखते चलिए, ठीक है। अच्छा, तो आपके लिए महत्वपूर्ण है भाई पहली चीज़ की IPS किरण बेदी, आपको ये याद रखना है। दूसरी चीज़ अगली जो इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्ज़ाम में आप देखेंगे तो फिल्मों से या टीवी सीरियल को लेकर के, ठीक है, अगर वो उनसे जुड़ा हुआ कुछ है या उनकी जीवनी को लेकर के इनसे प्रश्न बनते हैं, तो ये कहाँ पर थी, आपकी कचहरी में, ये इंपॉर्टेंट हो गया। तीसरी चीज़ इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने अन्ना हजारे जी और केजरीवाल जी के साथ मिलकर के दोस्तों एक आंदोलन जो खड़ा हुआ था उस पर ये सहभागी थी वहाँ पर, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। और अगली चीज़ दोस्तों 2015, वर्ष 2015 वो समय है जब ये BJP में शामिल होती हैं। इसके बाद दिल्ली
विधानसभा की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, बीजेपी का जो है दिल्ली विधानसभा में वर्ष 2015 के चुनाव, ठीक है, 2015 के बाद के जो चुनाव थे उसी दौरान दोस्तों जब ये सम्मिलित हुई थी तो वहाँ पर दिल्ली विधानसभा के चुनाव में यदि हम बात करते हैं तो वहाँ पर ये जो है सीएम पद का मुख्य चेहरा थी, ठीक है। किस आधार पर ये चुनाव में सम्मिलित हुई थी, कैसा लड़ा था इनने चुनाव, तो ये सीएम पद का मुख्य उम्मीदवार, वो सीएम पद के लिए जो चेहरा था उस बेस पर ये आई हुई थी, लेकिन केजरीवाल जी के सामने नहीं टिक पाई। क्लियर है। फिर इसके बाद दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण चीज़, अब समझिए इनके कार्यकाल के दौरान होने वाली जो घटना है उसके विषय में हम कुछ चर्चा करते हैं। इनके विषय में दोस्तों कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि इनका एक उपनाम क्रेन बेदी भी था। क्या था? क्रेन बेदी। मैंने लिखा भी हो, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इन्हें क्रेन बेदी कहा गया। देखिए इसके पीछे की जो कहानी है, जो प्रसंग है वो बड़ा ही रोचक है, और ये रोचक प्रसंग क्या है मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। ये प्रसंग है दोस्तों तत्कालीन समय पे, ठीक है, उस समय पे जब ये सर्विस में थी। आप देखेंगे सर्विस इनकी कब से स्टार्ट हुई, 1972। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, डायरेक्ट आप जब पद पर गए हैं तो आपको एक, आप जो पद चाह रहे हैं वही पद आपको मिल जाए, जो कैडर आप चाह रहे हैं वही आपको मिल जाए, ऐसा तो संभव नहीं है भाई, ठीक है। तो ये दिल्ली में एक उच्च पदस्थ है ना, वहाँ पर पदस्थ थी, एक उच्च अधिकारी थी, ठीक है। कहाँ पर थी और किस विभाग में थी? तो ट्रैफिक में थी, जो ट्रैफिक विभाग होता है दोस्तों उसमें थी ये उच्च अधिकारी थी और दिल्ली में पदस्थ थी। अब उस समय पर दोस्तों हुआ कुछ यूँ कि इंदिरा गांधी जी की जो कार है, और वो पीएम है, ठीक है, तत्कालीन समय पर वो पीएम थी, और उनकी जो कार है वो जो पार्किंग के जो रूल्स थे, जो नियम वगैरह होते हैं, उनका उल्लंघन करते हुए अवैध तरीके से खड़ी हुई थी। और इन्हें जैसे ही इसकी जानकारी मिलती है, जैसे ही ये देखती है, तो इन्होंने तुरंत एक्शन लिया। और उस एक्शन का परिणाम क्या हुआ दोस्तों? उस एक्शन का परिणाम है दोस्तों क्रेन बेदी इनका नाम पड़ गया। समझिए आप बात को, क्योंकि कार इन्होंने किससे उठवाई? इन्होंने कार उठवाई क्रेन से, क्रेन से बाकायदा प्रॉपर तरीके से, फिर वो जुर्माना लगा, और उसके बाद दोस्तों जो है उनकी कार, इंदिरा गांधी जी की पीएम की क्या हुई, कार वहाँ से छोटी। तो इस तरीके का इनका जो है, मतलब कह सकते हैं हम कि कितने कर्तव्यनिष्ठ थे ये, जितने भी हम नाम देख रहे हैं, ठीक है, अपने कर्तव्यों को, अपने जो भी कर्तव्य वगैरह हैं उनको लेकर के, ठीक है, और बिल्कुल ईमानदार। चाहे हम बात करें प्रथम आईएएस महिला अन्ना जॉर्ज जी की, चाहे हम बात करें प्रथम आईपीएस किरण बेदी जी की, सब बिल्कुल एकदम ईमानदार थे। अगर हम बात करें दोस्तों आईएएस की, चलिए ठीक है, आईपीएस की हम बात करते तो चलिए इनका तो जो समय है वो है क्या, 1972, लेकिन इनका समय देखें 1951, यानी एक ऐसा समय जब इन पदों पर दोस्तों केवल और केवल पुरुषों का वर्चस्व था। किसका वर्चस्व था? सिर्फ और सिर्फ पुरुष। ऐसा माना जा रहा था कि जितने ये पद हैं ये केवल पुरुषों के लिए हैं। और उस समय पर जितनी ये बेड़ियां हैं इनको तोड़ते हुए, अब भाई उस समय पर तो बच्चे ही रहे होंगे, है ना, तो इन बच्चियों ने या इन महिलाओं ने क्या किया, एक आने वाली जो भावी पीढ़ी है उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। भाई अगर कोई लड़की वहाँ पर पहुँच गई है तो अब जो आने वाली हैं, अब उनके लिए क्या होगा? अब उनके माता पिता के अगर मन में ये चल रहा है कि नहीं नहीं ये पद तुम्हारे लिए नहीं है, तो अब वो ये धारणा वहाँ से टूटी। सब उम्मीद है आप समझ रहे होंगे चीज़ों को, और महत्वपूर्ण चीज़ आप नोट जरूर करते चले जाइएगा। देखिए मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे जो है पहले साझा करना चाहूँगा, वो ये है भाई कि देखें ये सब इतने महान हैं और इनके विषय में इनकी बहुत लंबी जीवनी है, बहुत कुछ किया है इन्होंने, और स्वाभाविक सी बात है। देखिए आप बात को समझिएगा, आपके भी जीवन में अगर आपकी उम्र महज अभी 20 वर्ष भी है, 25 भी है, 30 भी है, तो स्वाभाविक सी बात है 30 वर्ष में दोस्तों आपके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निकल करके आएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप चूँकि, या हम चूँकि, यदि मैं अपनी भी बात करता हूँ, तो हम चूँकि उतने पॉपुलर नहीं हैं, हमने कुछ अभी वैसा कुछ किया नहीं देश के लिए, किसी भी विषय में, किसी भी क्षेत्र में हमने कुछ भी नहीं किया हुआ है अभी, तो स्वाभाविक सी बात है हमारा कोई भी प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है। अब ये तो एक इतने बड़े और इम्पॉर्टेंट नाम है दोस्तों, इतने बड़े दर्जे के हैं कि इनके विषय में तो हम जितना पढ़ें उतना कम है। लेकिन अब महत्वपूर्ण बात ये होती है भाई कि हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें दोस्तों, तो मेरे हिसाब से तो लगभग चीज़ें पकड़ में हैं। फिर भी दोस्तों होता कुछ यूँ है कि इनके इतने सारे सिरा हैं कि यदि एक सिरे को पकड़ो तो एक सिरा तो भाई छूटता ही चला जाता है ना चाहते हुए भी एक आध तथ्य तो छूट ही जाते हैं। फिर भी आप कोशिश कीजिए जितने तथ्य सामने हो उतने तो आप अपने कंट्रोल में ही रखिए, उन्हें तो आप नोट ही कीजिए, और सारी चीज़ें आप नोट करते चलिए, पढ़ते चलिए बढ़िया से। सफलता स्वाभाविक सी बात है मिलेगी ही मिलेगी दोस्तों, ठीक है, मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। तो किरण बेदी आपका यहाँ पर क्लियर होता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, उससे देखिए आप 1994 1994 दोस्तों वो वर्ष है जब इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्रदान किया गया। आपसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, रेमन मैग्सेसे अवार्ड किस देश का है, ठीक है, किसके सम्मान में प्रदान किया जा रहा है, इसके विषय में आप कमेंट करके बताइए। केवल और केवल कहाँ का है और किस मतलब कब से इसकी स्टार्टिंग हुई है, ठीक है, और किनके सम्मान में ये जो है ये अवार्ड देना प्रारंभ किया गया। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, हमारा जो अगला नाम है वो ये है, आपके सामने स्क्रीन पर रहा। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पर प्रश्न है, बात करते हैं यदि हम अगले क्वेश्चन की,
तो प्रश्न है आपका प्रथम महिला मुख्यमंत्री, ठीक है, कौन दोस्तों, प्रथम महिला मुख्यमंत्री, और नाम क्या है यहाँ पर, सुचिता कृपलानी। तो सुचिता कृपलानी जी की यदि हम बात करें दोस्तों तो आप पाएंगे कि ये कौन है, ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री, कहाँ पर, यूपी, ठीक है, वो प्लेस कौन सा है, यूपी। अब इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि भाई कौन से नंबर की सीएम, तो 4th नंबर की, ठीक है। जैसे हमने देखा था कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, तो वो महिलाओं में प्रथम, लेकिन अगर हम बात करें टोटल प्रेसिडेंट में तो कौन से क्रम की दोस्तों, 12वें नंबर की, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर ये कौन से क्रम की, 4थे नंबर की। फिर इसके बाद इनकी पार्टी के विषय में देख लेते हैं भाई कि किस दल से संबंधित है, तो आईएनसी, ठीक है। आईएनसी का मीन्स क्या हुआ दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय जो आपकी कांग्रेस पार्टी है उसके विषय में बात चल रही है, क्लियर है। फिर इसके बाद बात की जा रही है दोस्तों सुचिता कृपलानी के विषय में कि इनके विषय में क्या तथ्य महत्वपूर्ण है जो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने हैं। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर दोस्तों 14 अगस्त 1947। 14 अगस्त 1947 का दिन ना आप भूल सकते हैं और ना ही भूलना चाहिए। 14 अगस्त और 15 अगस्त की वो जो मध्य रात्रि है, वो जो दिन है, क्योंकि भारत दोस्तों क्या हुआ था उस दिन, आज़ाद हुआ था। तो 14 अगस्त 1947 की हम बात करते हैं। 14 अगस्त 1947 को जब नेहरू जी भाषण जो दे रहे थे, तो उनके भाषण के पूर्व यदि हम बात करें, ठीक है, भाषण शुरू होने के पूर्व एक जो राष्ट्रगान की अगर हम बात करें, राष्ट्रगान गाया गया और उसके विषय में प्रश्न पूछा जाता है कि वह राष्ट्रगान किसने गाया था दोस्तों, तो वो गाया था सुचिता कृपलानी जी ने। यानी कि 14 अगस्त 1947 को नेहरू जी के भाषण के पूर्व जो राष्ट्रगान गाया था वो किसने गाया था, तो वो गाया हुआ था सुचिता कृपलानी जी ने। फिर इसके बाद दोस्तों अगला एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आपको तो इनके 15 नाम पूरे याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से, संविधान सभा हेतु चयनित 15 महिलाओं में से एक थी ये, ठीक है। जो संविधान सभा की जब हम बात करते हैं तो उसमें 15 महिलाएं थी और उन 15 महिलाओं में से दोस्तों एक थी कौन, सुचिता कृपलानी। ये इंपॉर्टेंट है, हालांकि पॉलिटी में आप इसको पढ़ेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों एक और महत्वपूर्ण तथ्य है 1940 वो समय है दोस्तों जब इन्होंने कांग्रेस की एक ब्रांच, ठीक है, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के नाम से महिलाओं को समर्पित क्या किया, उसकी स्थापना की, ठीक है, और उसका नाम क्या है, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस। तो प्रश्न पूछा जाएगा सीधा, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1940 में, और किसके प्रयासों से, तो सुचिता कृपलानी जी के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनके पति जी का जो नाम है, ठीक है, इनके पति कौन है, तो इनके पति हैं गांधीवादी नेता आचार्य कृपलानी। आचार्य कृपलानी नाम आप पढ़ेंगे, आधुनिक भारत के इतिहास में आप पढ़ेंगे। आचार्य कृपलानी जी को लेकर के दोस्तों यदि बात की जाए, गांधीवादी नेता हैं। गांधी जी का जो है कोई मतभेद नहीं थे, लेकिन गांधी जी की इच्छा नहीं थी कि ये विवाह हो। उनका ये मानना था कि इसका इफेक्ट कहीं जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा है उसमें ना पड़े। हालांकि ऐसा दोस्तों नहीं हुआ और बाकायदा विवाह हुआ, सभी चीज़ें हुई, और फिर आगे चल करके क्या होता है दोस्तों, तो सब हमारे सामने ही है भाई कि आज़ादी हमें मिलती है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों जो अगला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो कौन है, डॉक्टर एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के विषय में क्या क्वेश्चन है दोस्तों। अच्छा, इसके पहले यदि हम देखें तो एक क्वेश्चन और आपके सामने है। क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है किसी राज्य की विधानसभा की, ठीक है, किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, किसी भी राज्य की। उसने ये नहीं बोला है कि कोई एक वैसा, आपका क्या है क्वेश्चन, किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन, श्रीमती सन्नो देवी। और वो राज्य कौन सा है दोस्तों, हरियाणा, 1966-67। देखिए सारे प्रश्न जो है हमें क्रम से याद रखने इंपॉर्टेंट है, और याद पहली चीज़ तो ये है कि भाई हमें याद रहे, ठीक है। अब जैसे अगर हम बात करते हैं IAS अन्ना, आई पे किरण, फिर उसके बाद बात कर रहे हैं दोस्तों एक और कौन सा है, किरण बेदी के बाद सुचिता कृपलानी, ठीक है। अब ये क्या बन रहे हैं, ये CM बन रही हैं। तो CM जो है वो कैसे बनेंगे आप, ठीक है, CM जो होगा वो कैसा होगा, तो उसको कृपा वाला होना चाहिए, ठीक है। तो कृपलानी ये हो गया आपका, सुचिता कृपलानी। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों, तो सामने रहा सन्नो देवी को लेकर के है। प्रश्न क्या है, किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। आप लूसेंट ओपन करके बैठ जाइए, बढ़िया से एक नोटबुक ले लीजिए, बढ़िया अपने नोट्स भी बनाते जाइए, और लूसेंट कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो दोस्तों जिनके विषय में ज़्यादा फैक्ट नहीं है तो हमने लूसेंट के माध्यम से ही कवर करा दिया, ठीक है, और जिनके विषय में है वो यहाँ पर नोट है। तो आप पाएंगे प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि भाई किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष सन्नो देवी। अब देखो विधानसभा में विद्या शब्द आता है, क्या आता है, विद्या। तो विद्या को अगर आप देखेंगे तो विद्या में आपकी कौन, देवी कौन, सरस्वती। तो विद्या की तो एक देवी है सरस्वती देवी, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जब भी बात आएगी विधानसभा के लिए, ठीक है, हरियाणा में विधानसभा के लिए तो कौन, श्रीमती सन्नो देवी, एक ये हो गया। दूसरी चीज़ दोस्तों आप इसको एक और तरीके से याद रख सकते हैं, एक तो देवी हो गया, दूसरी चीज़ क्या है, किसी भी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती सन्नो देवी, ठीक है। सन्नो में आप देखेंगे तो एक शांति वाला भाव झलक रहा है, ठीक है, सन्नो यानी शांत होकर के बैठ जाओ, तो शांत।
विद्या के अध्ययन के लिए हमें शांत रहना ही पड़ता है, तो ऐसे हम याद रख सकते हैं। इसके बाद जब देवी देवता का नाम आ रहा है तो अपन हरि नाम को ले आते हैं, ठीक है, अपने एक स्टेट का, तो हरि से हरियाणा, तो हरियाणा से 1966-67, ये आपका क्लियर हुआ। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष। कांग्रेस की जो अध्यक्ष की जब बात आती है दोस्तों, तो पहली कौन, डॉक्टर एनी बेसेंट। देखिए एनी बेसेंट जी के विषय में और मदर टेरेसा जी के विषय में, ठीक है, इनके विषय में दोस्तों हमने विविध में ही आप जाकर के जब देखेंगे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के द्वारा किए गए कार्य वगैरह को लेकर के हमने एक वीडियो बनाई हुई है। आप विविध की श्रृंखला में जाकर के देखेंगे, वीडियो क्रमांक मेरे ख्याल से 2 या 3 में ही इनके विषय में अच्छे से डिटेल से बताया गया है। तो इनके विषय में जो ज़्यादा जानकारी है आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। यहाँ पर फिलहाल क्या है आपका एक क्वेश्चन कि भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष, तो प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन दोस्तों, डॉक्टर एनी बेसेंट। देखिए इसे भी याद रखना आसान है, कैसे, कांग्रेस में आपका एक शब्द आता है गेस, कांग्रेस में क्या आता है, गेस, ठीक है, ठीक, तो गेस करो कि कौन अध्यक्ष बनने वाला है महिला, तो भाई एनी गेस, कोई भी एनी, ठीक है, तो एनी हो गया आपका। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, अगर और दूसरे तरीके से आप इसे याद रखना चाह रहे हैं तो देखिए इनका जो उपनाम है वो क्या है, आयरन लेडी। डॉक्टर एनी बेसेंट का क्या है, आयरन लेडी। अब बेसेंट, बेस में आप क्या रखेंगे, बेस जो होगा आपका, जो भी आप बेस बना रहे हैं लोहे का यूज़ करेंगे, तो आयरन यानी कि लोहा, ठीक है। तो बेसेंट किसका, मतलब बेसेंट का उपनाम क्या होगा, आयरन लेडी, एक ये याद हो गया। और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट भाई, महिला कांग्रेस अध्यक्ष तो ऐसी होगी ना जो आयरन हो, लोहा, ठीक है, तो आपने याद रख लिया कि आयरन लेडी ही कौन है, महिला कांग्रेस अध्यक्ष है पहली, तो कौन, डॉक्टर एनी बेसेंट। फिर इसके बाद दोस्तों इनके विषय में महत्वपूर्ण ये है कि डॉक्टर एनी बेसेंट जो है, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि भाई भारत की तो है नहीं, कहाँ की है, बाहरी हैं, ठीक है, और बाहरी कहाँ की हैं, लंदन की हैं। इनका जन्म दोस्तों लंदन में हुआ था और फिर भारत आई थी ये। तो भारत जब आई तो पहले कहाँ पर ये उतरी, तो तूतीकोरिन जो बंदरगाह है वहाँ पर उतरी। आप बताइए तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर है, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अगला, तो अगला इनके विषय में फैक्ट ये है कि भाई अब ये है तो विदेशी, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, मैम साहब बोलेंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो जब इन्हें भारतीय मैम साहब कह रहे थे तो ये कह रही थी कि भाई मुझे मैम साहब करके बात नहीं करो, सर करके बात नहीं करो हमसे, ठीक है। कैसे बात करो, जैसे जनरली आप देखेंगे, मैं तो अपना व्यक्तिगत आपको बताना चाहूँगा, मेरा तो स्पष्ट है भाई कि मुझे सर पसंद नहीं है, मेरा यह है कि आप मुझे भैया कहें, ठीक है, भैया में जो भाव है वो सर में कहा, ठीक। ऐसे ही मैम साहब उन्हें पसंद नहीं आया और उन्होंने क्या कहा, तो उनका कहना था कि आप मुझे अम्मा कहकर संबोधित कीजिए। वो देखती थी कि अम्मा कहा जा रहा है चारों तरफ, तो उन्होंने कहा भाई आप मुझे अम्मा कहें, अम्मा मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालांकि दोस्तों भारतीयों ने उन्हें क्या कह करके पुकारा, तो दोस्तों उन्होंने, सभी भारतीयों ने उन्हें माँ बसंत कह के पुकारा। क्या कहा, माँ बसंत। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप अपने लूसेंट में भी देख सकते हैं और स्क्रीन में भी आपके सामने है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश, और इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है मीरा साहब फातिमा बीबी। देखें इसे याद रखना बहुत आसान है, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश, ठीक है, प्रथम महिला न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश नहीं, आज तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर नहीं पहुंची है कोई महिला, प्रथम महिला न्यायाधीश। तो प्रथम महिला न्यायाधीश की यदि हम बात करते हैं, मीरा साहब फातिमा बीबी, वो भी सुप्रीम कोर्ट। तो इसे भी याद रखना आसान है, जो बीवी वगैरह होती हैं उसमें लास्ट में बीबी जुड़ा हुआ है, ठीक है, और हम उसी से याद रख रहे हैं। देखिए जो बीवी होती हैं, जो बीवी मतलब कौन भाई, धर्मपत्नी। अब जैसे अगर मान लीजिए मेरे पिताजी की बीवी, तो मतलब कौन, मम्मी, माताराम, ठीक है। अब आप समझिए बात को, घर में जो स्त्रियां होती हैं वही सुप्रीम कोर्ट होती हैं, स्वाभाविक सी बात है ना। यानी कि मम्मी की ही चलेगी भाई, पापा जी की तो चलेगी नहीं, मतलब आप एक याद रखने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी, यदि हम बात करें, 2 व्यक्ति हैं, एक पुरुष है एक महिला है, दोनों का जो है विवाह हो चुका है, तो क्या होगा, अब स्वाभाविक सी बात है, आप देखेंगे जनरली जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं, जो अंततः जो होगा वो किसका होगा, महिला का ही चल रहा है। तो आपने याद रख लिया भाई बीबी, ठीक है, किसकी चल रही है, बीवी की ही चल रही है। तो ये आपने याद रख लिया कि सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन, मीरा साहब फातिमा बीबी। ये आपका क्लियर हुआ। इसके बाद दोस्तों अगला जो है आपके सामने है, क्या है क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय मीन्स दोस्तों हाई कोर्ट, HC, और सुप्रीम कोर्ट क्या था, SC, ठीक है। तो HC की हम बात करते हैं दोस्तों, जब उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश तो कौन है, लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश से। कहाँ से दोस्तों, लीला सेठ। तो HC यानी कि हाई कोर्ट, उच्च कोर्ट, ठीक है, उच्च। तो दोस्तों कोट वगैरह पहन करके कौन निकलेगा, सेठ लोग निकलेंगे। तो SC की क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर SC का आंसर क्या जाएगा, लीला सेठ, और फोटो आपके सामने चली रही है। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आप इसे याद रखिए, नोट करते चलिए।
तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वाले जो नाम है वो क्लियर होते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट में हमें बीबी याद रखना है, मेरा साहब फातिमा बीबी, और इसके बाद हमको हाई कोर्ट में क्या याद रखना है दोस्तों, हाई कोर्ट का हमारा बिल्कुल क्लियर है लीला सेठ, ठीक है। कोट कौन पहनेगा, अच्छे उच्च दर्जे का सेठ लोग पहनेंगे। फिर दोस्तों हम अगले जो नाम की ओर है उसकी बात करते हैं। दोस्तों हमारा अगला नाम क्या है, तो देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश, देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश कौन, अन्ना चांडी केरल से। अब देखिए आप बात को समझिएगा, देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश, महिला हैं, सत्र ली हुई हैं, यानी कि हमने सत्र को जोड़ लिया शस्त्र से, और ये सत्र वगैरह कौन महिला लिए होती हैं दोस्तों, तो निश्चित तौर पर चंडी देवी। कौन देवी, चंडी देवी। तो हमने ऐसे याद रख लिया कि जो हमारी कौन है, काली मैया है, ठीक है, वो चंडी का रूप धारण करती हैं, तो चंडी देवी से हमें याद रख लिया कि चांडी। सत्र कौन लेके रहेगा दोस्तों, महिला सत्र न्यायाधीश अन्ना चांडी। यहाँ पर आपका ये क्लियर होता है। फिर इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अन्ना चांडी कहाँ से, तो अन्ना चांडी है केरल से। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है, तो आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों नीरजा भनोट को लेकर के, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला। तो कौन है दोस्तों अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला, नीरजा भनोट। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको बिल्कुल एकदम क्लियर रखिए, नोट कर लीजिए। आप लूसेंट में भी देख सकते हैं, लूसेंट में क्या लिखा हुआ, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन, नीरजा भनोट। नीरजा भनोट के विषय में दोस्तों जितनी भी चर्चा की जाए, जितना भी उनके विषय में बताया जाए वो कम है। क्यों कम है आप अभी देखेंगे आगे जब आप इनके विषय में जानेंगे। तो दोस्तों हम बात करते हैं नीरजा भनोट जी की। नीरजा भनोट दोस्तों इनका जन्म हुआ है कहाँ पर, 7 सितंबर 1963 को चंडीगढ़ में इनका जन्म हुआ था। और ये एक अच्छे परिवार से थी, यानी कि ठीक है, सब ठीक ठाक था, बढ़िया इन्हें पढ़ने मिला, सारी सुविधाएं इनके पास थी। और इनकी प्रारंभ में इच्छा नहीं थी कि ये आगे ऐसा कुछ करें, है ना। और देखने में दोस्तों अपने स्कूल लाइफ से ही, छोटी सी उम्र से ही बहुत सुंदर थी ये, और आगे चल करके दोस्तों ये एक मॉडल भी हुई। इनके विषय में दोस्तों कहा जाता है कि जब इनका विवाह हो गया, विवाह इनका दोस्तों, इनके पिताजी जो हैं वो मुंबई में काम करते थे, एक जॉब करते थे, अच्छी जॉब में थे, तो ये मुंबई में ही रहने लगी। फिर जब इनका विवाह हुआ तो विवाह दोस्तों खाड़ी देश में हुआ था, और कुछ दहेज संबंधी, जो दहेज प्रताड़ना कह दें या दहेज संबंधी कुछ कारण थे जिनके चलते क्या हुआ, तो इन्होंने डिवोर्स ले लिया था। इनका जो विवाह हुआ था उसके बाद इन्होंने डिवोर्स ले लिया और ये पुनः अपने महाराष्ट्र मुंबई आ गई। जब ये पुनः मुंबई आई तो पिताजी से बातचीत हुई और इन्होंने अपनी जो है एक बात साझा की। इन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं एयर होस्टेस बनूं, लेकिन अब चूंकि इन्होंने इसके पहले इस एयर होस्टेस बनने तक की अपनी पढ़ाई और अपनी सारी चीज़ के पहले दोस्तों इन्होंने क्या किया हुआ था, इन्होंने मॉडलिंग में भी थोड़े से हाथ आजमाए। और चूंकि ये बहुत ही सुंदर थी तो स्वाभाविक सी बात है, आप इनकी पिक भी देख सकते हैं दोस्तों, फोटो है, आप पाएंगे कि फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद दोस्तों इनका मॉडलिंग में चयन हो जाता है और एक अच्छी मॉडल थी, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी दोस्तों आगे चल करके क्या होता है, तो इनका चयन होता है एयर होस्टेस के लिए, विमान परिचारिका, एयर होस्टेस। एयर होस्टेस ये किस उसमें होती है दोस्तों, तो मुंबई के पैन एम एयरलाइंस में, पैन एम या एम एयरलाइंस में। तो आगे चल करके दोस्तों होता ये है कि अब जब ये अपनी ड्यूटी निभाने लगती हैं, अपना फ़र्ज़ अदा करने लगती हैं, ठीक है, जहाँ पर इनका चयन हुआ है, यानी कि ये एयर होस्टेस हो जाती हैं, तो तभी की बात है दोस्तों 5 सितंबर 1986 को दोस्तों मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहे इनकी एक जो फ्लाइट थी उसमें दोस्तों ये क्या थी, एयर होस्टेस थी, और उस विमान का नाम है पैन एम फ्लाइट 73, ठीक है। इस फ्लाइट में दोस्तों होता क्या है कि जब ये मुंबई से रवाना होती है तो बीच में दोस्तों कराची एयरपोर्ट में, ठीक है, कराची एयरपोर्ट कहें आप या इसे कह सकते हैं जिन्ना एयरपोर्ट, तो दोस्तों इस एयरपोर्ट में इस विमान को हाईजैक कर दिया जाता है, अपहृत कर दिया जाता है इस विमान में, और इसी दौरान यात्रियों की सुरक्षा करते हुए आतंकवादियों की गोली खा करके क्या हुआ दोस्तों, इनकी मृत्यु हो जाती है। समझ रहे हैं आप, ये आतंकवादियों की गोलियों का शिकार हो जाती हैं। वास्तव में दोस्तों होता क्या है, उस विमान के लिए हम बात करते हैं दोस्तों, उसमें लगभग 360 यात्री थे और 19 क्रू मेंबर थे, और वो आतंकवादी कितने थे दोस्तों, 4 आतंकवादी जब आते हैं तो विमान के पायलट, विमान के जो क्रो पायलट हैं और विमान के जो एक और अतिरिक्त इंजीनियर जो होते हैं वहाँ पर दोस्तों, ये सभी लोग, ठीक है, इन लोग विमान छोड़ करके भाग जाते हैं, ये निकलने में सक्सेस हो जाते हैं। लेकिन ये चाहती कौन, नीरजा भनोट जी। यदि नीरजा भनोट चाहती दोस्तों तो ये भी इमरजेंसी गेट से निकल सकती थी, क्योंकि इन्होंने यात्रियों की कैसे इन्होंने बचाव किया, इमरजेंसी गेट ओपन किया विमान का और धीरे धीरे करके यात्रियों को बाहर निकालना स्टार्ट किया। उसी दौरान दोस्तों ये 3 बच्चियों को निकाल रही थी, और तभी क्या होता है, तो आतंकवादियों को इस बात की भनक लग जाती है, उन्हें जानकारी लग जाती है कि इमरजेंसी गेट से बाहर किया जा रहा है, और उनकी जो गोली है उसका शिकार बन जाती है कौन, नीरजा भनोट। फिर इसके बाद दोस्तों होता क्या आगे आप देखिए। फिर इसके बाद जब ये शिकार बन जाती हैं, फिर आगे चल करके अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आखिर क्यों ये आतंकवादी
हाईजैक करते हैं इस विमान को, उसका कारण क्या है? तो उसका कारण दोस्तों स्पष्ट रहता है। उनकी ये मनसा थी कि वो अपने जो साथी थे उन्हें छुड़वाना चाह रहे थे इस विमान को हाईजैक करके। आगे चल करके दोस्तों इनका एक उपनाम भी पड़ गया। उपनाम क्या है दोस्तों इनका? तो इनका बहुत एक अच्छा उपनाम पहले भी था। इनका पहले उपनाम था लाडो करके, और आगे चल करके होता है हाईजैक क्वीन। ठीक है, हाईजैक करके इनका एक उपनाम है दोस्तों, उसे आप नोट कर लीजिएगा। इनका उपनाम बहुत इंपॉर्टेंट है, हीरोइन ऑफ हाईजैक या हाईजैक क्वीन, हीरोइन ऑफ हाईजैक या हाईजैक क्वीन। फिर दोस्तों इनको कुछ इनाम वगैरह मिले और उसी को लेकर के हमने शुरुआत की थी। हमारा प्रश्न क्या था? अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला। तो अब देखिए याद भी रख लेते हैं, अशोक यानी कि शोक, शोक की यदि बात आ रही है दोस्तों, ये सिर्फ हम याद रख रहे हैं। ठीक है, शोक की बात आ रही है तो हमारे नीर बहेंगे, आंसू बहेंगे, तो हमने आंसू से नीर से याद रख लिया, नीरजा, तो नीरजा भानोट। अगली बात दोस्तों, इन्हें एक और पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वो पुरस्कार कौन सा है? तो पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार है दोस्तों। ठीक है, सर्वोच्च इंपॉर्टेंट पुरस्कार है वहाँ का, तमगा ए इंसानियत, तमगा ए इंसानियत का पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ है। इसके बाद दोस्तों बात आती है एक और पुरस्कार की, तो पुरस्कार कौन सा है? 2005 में इन्हें अमेरिका से भी एक पुरस्कार प्राप्त। ठीक है, सारे मरणोपरांत चल रहे हैं, जस्टिस फॉर क्राइम अवार्ड, जस्टिस फॉर क्राइम अवार्ड। और अब अगला दोस्तों एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू, वो क्या है? एक मूवी, फिल्म। ठीक है, फिल्म से मैंने कहा है कि प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्ष 2016 की बात है, नीरजा नामक एक मूवी इनकी बहादुरी को लेकर के बनाई गई, और उस मूवी पर नीरजा का जो किरदार अदा किया दोस्तों, वो नाम है सोनम कपूर। बहुत ही महत्वपूर्ण नाम, सोनम कपूर। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि नीरजा का जो किरदार है वो किसने अदा किया, वो भूमिका किसने अदा की? तो दोस्तों वो नाम क्या है? सोनम कपूर। फिर इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र की प्रथम महिला राजदूत, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएनओ की प्रथम महिला राजदूत, यूएन की। ठीक है, यूएनओ की आपका जो लूसेंट का क्वेश्चन है, अगर हम उसकी चर्चा करें दोस्तों तो वो आपके सामने स्पष्ट है। प्रश्न क्या है? यूएनओ की, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत कौन है? तो विजया लक्ष्मी पंडित, विजया लक्ष्मी पंडित। इनके विषय में भी दोस्तों हम चर्चा करते हैं, कुछ प्रश्न हैं इनके विषय में जो हमें जानने चाहिए। विजय लक्ष्मी पंडित की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, पहले तो हम याद रख लेते हैं भाई। ठीक है, यूएनओ, यूएनओ कहाँ है दोस्तों? विदेश में है, और बाहर जाने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? वीजा की आवश्यकता पड़ेगी। तो वीजा से आपने याद रख लिया विजया, वीजा से क्या याद रख लिया? विजया। अशोक में शोक से क्या याद रख लिया था? नीर, नीरजा। IA का अन्ना, IP का किरण। तो ये सारे आपके क्लियर हो रहे हैं। अब दोस्तों विजय लक्ष्मी पंडित की यदि हम बात करते हैं तो समझिए आप इनके विषय में क्या क्या महत्वपूर्ण है। सबसे पहले और बेसिक और इंपॉर्टेंट, इनके पिताजी कौन है? मोतीलाल नेहरू। और यदि हम बात करते हैं दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी की, तो जवाहरलाल नेहरू कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू इनके भाई। नो डाउट यदि जवाहरलाल नेहरू जी की यदि हम बात करें, उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू हैं, तो स्वाभाविक सी बात है इनके भाई हैं जवाहरलाल नेहरू। फिर दोस्तों हम आगे बात करते हैं इनके जन्म को लेकर के। जन्म कहाँ हुआ? नो डाउट प्रयागराज, आंसर इनका भी जाएगा 18 अगस्त 1900। दोस्तों यह वह तिथि है, वह वर्ष है जब इनका जन्म हुआ। और अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्या है इंपॉर्टेंट बात? तो आगे चल करके दोस्तों 1919 में ये गांधी जी के संपर्क में आती हैं। कैसे? गांधी जी दोस्तों दरअसल में क्या हुआ क्या था कि गांधी जी वहाँ पर आनंद भवन में ठहरे हुए थे। ठीक है, कुछ काम से आए थे और वो वहाँ पर रुके हुए थे। उसी दौरान इनकी चर्चा होती है, और फिर इसके बाद दोस्तों इनके अंदर भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन चल रहा था, जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उसको लेकर के दोस्तों इनके अंदर एक ललक जागती है। ये कहती हैं कि पिताजी अब मैं भी जो है कुछ अपना अंश करना चाहूँगी यहाँ पर, कुछ मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें क्या करूँ, मैं गांधी जी के साथ में रहूँ। और फिर आगे चल करके वो भी सम्मिलित हो जाती हैं। और फिर दोस्तों इसी का एक प्रभाव है कि आगे चल करके क्या होता है, राजनीति में भी ये बहुत आगे रहीं। और अगला क्वेश्चन जो आप देखेंगे एक और बहुत महत्वपूर्ण है, बहुमूल्य है प्रश्न, वो क्या है? वो है कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री बनने वाली ये प्रथम महिला। ठीक है, और कहाँ से निर्वाचित हुई? 1937 में आम चुनाव में संयुक्त प्रांत से। इसके बाद दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है क्या दोस्तों? तो इनकी पुस्तक, यदि हम बात करते हैं पुस्तक दोस्तों, पुस्तक का नाम क्या है? तो द इवोल्यूशन ऑफ इंडिया। और एक और इनके दोस्तों जिंदगी से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू, जिसे हम कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट, कि यह एक टर्निंग पॉइंट था कहीं ना कहीं। दोस्तों इनका होता क्या है, इनके जीवन साथी का यदि हम नाम देखते हैं दोस्तों, तो वो है सीताराम पंडित। ठीक है, सीताराम पंडित जी से इनका विवाह होता है। और ये सीताराम पंडित कहाँ के थे? तो ये कठियावाड़ के थे। ये सब महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए, लेकिन आप समझिए कि टर्निंग पॉइंट क्या है इनका। तो जब विवाह होता है दोस्तों, इसके बाद इनका निधन हो जाता है। 1921 में विवाह होता है और आगे चल करके निधन होता है दोस्तों। जब निधन हो जाता है सीताराम पंडित जी का, ठीक है, तो उसके बाद ये बिल्कुल प्रॉपर पूरे तरीके से ये समाज सेवा में ही लीन हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं समाज सेवा के लिए ही। और आगे चल करके दोस्तों आप पाएंगे, क्या देखेंगे, तो आप देखते हैं कि भाई
यूएनओ की बहुत महत्वपूर्ण चीज़, पहली महिला राजदूत भी ये होती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, भारत के पूरे अगर हम राजनीतिक इतिहास में बात करते हैं दोस्तों, तो पहली महिला है कहीं ना कहीं जो इन सारे पदों की ओर जा रही होती हैं। तो उम्मीद है दोस्तों सारे महत्वपूर्ण तथ्य आपको समझ में आए होंगे, और आप इसे जरूर नोट रखिएगा। क्या इनकी पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? द इवोल्यूशन ऑफ इंडिया। और अगली जो बात है वो है मृत्यु इनकी कब हुई दोस्तों? तो 1 दिसंबर 1990। 1990 का मतलब यह है कि इन्होंने 90 वर्ष का अपना जीवन जो है पूरा जिया। अब आप समझिएगा 1990 का मतलब एक और है यहाँ पर। क्या है एक और इम्पोर्टेंट मतलब इसका? देखिए, बीच में जवाहरलाल नेहरू की यदि हम बात करते हैं तो इनकी पुत्री जो है इंदिरा गांधी जी भी क्या आती हैं? पद पर आती हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी जी से इनके कुछ वैचारिक मतभेद होते हैं आगे चल करके, है ना। पहले क्या है, पहले ये कांग्रेस में ही है, कांग्रेस में ही रही, ठीक है, लेकिन आगे चल करके इमरजेंसी को लेकर के जो एक बात है वहाँ पर इनके कुछ वैचारिक मतभेद होते हैं। तो उसको लेकर के जो भी बातें हैं दोस्तों वो हम पढ़ेंगे कहाँ पर? अपने आधुनिक भारत के इतिहास के दौरान हम उसमें पढ़ेंगे। हम इमरजेंसी का उसमें लास्ट में अध्ययन करते हैं। चलिए ठीक है, हम उनकी चर्चा तो वहाँ करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारे फैक्ट यहाँ पर क्लियर हो रहे होंगे और समझ में आए होंगे। दोस्तों यदि वीडियो आपको ठीक लग रही है, सही लग रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ भाई कंटेंट ठीक है और पढ़ना ऐसे है, देखिए समझिएगा पढ़ाई क्यों ऐसी करनी होती है। उसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण ये है कि हमें ये ज़रूरी नहीं कि जो फैक्ट हमें दिया हुआ है हमें वह बस जानकारी हो, उसके विषय में हमें पता हो। हमें कम से कम उससे बनने वाले 1-2 और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी हमसे आने चाहिए। अब ये सारे तथ्य जो है महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो अपना जो ये सिलसिला चालू हुआ है दोस्तों, ठीक है, ये जो एक सीरीज़ प्रारंभ हुई है। अब देखिए सारे नहीं महत्वपूर्ण होंगे, आप ये मत समझिएगा कि भाई अभी तो सिर्फ लुसेंट के 20 ही क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं, 20 ही फैक्ट हमारे दिमाग में है, ऐसा नहीं है। आप समझिए जो बाकी जो बीच के जो नाम हैं आपके, अगर उनके कुछ बहुत महत्वपूर्ण जो भी फैक्ट वगैरह हैं, जो भी ऐसा लग रहा है कि परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण तथ्य वहाँ पर नहीं है, उनसे जुड़े कुछ नहीं है, तो उसे हम जल्दी कवर करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये कवर तेज़ी से हो जाएगा, आप तनाव मत लीजिएगा। ये नाम बहुत महत्वपूर्ण थे, कुछ बेसिक नाम होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उनके विषय में हमें अध्ययन करना ही होता है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मुलाकात अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।